हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा अपने बायोलॉजी में लेसन नंबर पहला चल रहा है, ठीक है। और इस पहले लेसन के अंदर अपन काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जिस प्रश्न के बारे में अपन पढ़ना चाह रहे हैं वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देखिए। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से व्यष्टि व समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये बेटा आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। ये आज का प्रश्न है जिसे कि अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में आपको इस प्रश्न में इन दोनों के बारे में लिखना है। एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए। देखो बेटा, व्यष्टि का मतलब तो होता है पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ठीक है। और समष्टि होता है बेटा व्यष्टियों का समूह। तो आपको इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से याद करना है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ। तो आप ना ध्यानपूर्वक आंसर को देखें। देखिए बेटा, आप लिखेंगे व्यष्टि या जाति। ध्यान से सुनना, व्यष्टि या जाति एक ही बात है बेटा। व्यष्टि या जाति प्राणियों का या जीवधारियों का वह समूह है, जीवधारियों का वह समूह है, जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर प्रजनन करके अपने समान जननक्षम, मतलब जनन क्षमता योग्य जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये तो बेटा मैंने व्यष्टि अथवा जाति का मतलब आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। जब एक ही जाति के सदस्य, इसी में आगे बेटा, जब एक ही जाति के सदस्य विभिन्न भौगोलिक आवासों एवं पर्यावरण में रहते हैं। विभिन्न भौगोलिक आवासों एवं पर्यावरण में रहते हैं। तो इनके व्यवहार, आकार एवं रंग रूप में, तो इनके व्यवहार, आकार व रंग रूप में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। जातियों के ऐसे समूह को व्यष्टि या आबादी कहते हैं। तो बेटा ये अपन ने इन दोनों की परिभाषा लिख दी, किस किस की, व्यष्टि या जाति की। समष्टि बेटा
व्यष्टि या जाति की तथा समष्टि और आबादी की। लास्ट में अपन लिखते हैं व्यष्टि एवं समष्टि से हमें व्यष्टि व समष्टि से हमें जीवधारियों की विशेषताओं उनके रंग रूप, जीवधारियों की विशेषताओं उनके रंग रूप, व्यवहार तथा विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान होता है। तो बेटा इस तरह से आपका आज का ये पहला प्रश्न मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब आपको इस प्रश्न के आंसर को मैं समझा देता हूँ। एक्चुअल में इस प्रश्न के अंतर्गत 2 शब्दों के बारे में आपको फोकस करना है। पहला शब्द तो कौन सा है बेटा? व्यष्टि, जिसको अपन जाति भी कहते हैं। और दूसरा शब्द कौन सा है? समष्टि। समष्टि को अपन क्या बोलते हैं? आबादी। तो ध्यानपूर्वक एक बार पूरे आंसर को आप देखें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि व्यष्टि अथवा जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर प्रजनन करके अपने समान जननक्षम संतति उत्पन्न करते हैं। जननक्षम शब्द का मतलब क्या होता है? जनन क्षमता योग्य। दूसरी बात पे आइए बेटा, जब एक ही जाति के सदस्य विभिन्न भौगोलिक आवासों एवं पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? कि जब एक ही जाति के सदस्य विभिन्न भौगोलिक आवासों और पर्यावरण में रहते हैं तो इनके व्यवहार, आकार, रंग रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो बेटा जातियों के ऐसे समूह को समष्टि अथवा आबादी कहते हैं, ठीक है। लास्ट में अपन ने ये लिखना है कि व्यष्टि एवं समष्टि से हमें जीवधारियों की विशेषताएं, उनके व्यवहार के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में आदि हमें, या यूँ भी कह सकते हैं कि उनके जीवन की विभिन्न क्रियाओं का हमें ज्ञान होता है, ठीक है। तो एक प्रश्न तो बेटा ये हो गया आज का। अब अपन दूसरा प्रश्न करते हैं बेटा। देखिए, जिन लोगों से आप प्राय मिलते हैं, ये भी आपकी किताब में बाहर दे रखा है। जिन लोगों से आप प्राय मिलते हैं, जिन लोगों से आप प्राय मिलते हैं उनको आप किस आधार पर, उनको आप किस आधार पर, किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये आपकी किताब में पाठ नंबर पहले में बाहर प्रश्न दे रखा है और आधार भी बता रखे हैं। देखो, एक आधार तो बता रखा है प्रश्न में ड्रेस, दूसरा आधार बता रखा है मातृभाषा, तीसरा आधार क्या बता रखा है? प्रदेश जहाँ वे रहते हैं। प्रदेश जहाँ वे रहते हैं। और चौथा आधार क्या बता रखा है? आर्थिक स्तर,
मतलब आपसे इस प्रश्न में ये पूछा गया है बेटा कि आप जिन लोगों से प्राय मिलते हैं उन लोगों को आप किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, अब आंसर सुनिए। ड्रेस, मातृभाषा, मातृभाषा व आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर। ठीक है, आगे चलिए। वर्गीकरण के उपरोक्त तीनों आधार, वर्गीकरण के उपरोक्त तीनों आधार परिवर्तनीय हैं। कैसे हैं बेटा? परिवर्तनीय मतलब परिवर्तनशील हैं, मतलब कि बदल सकते हैं। अतः इन आधारों पर वर्गीकरण किया जाना अनुचित है। अतः इन आधारों पर लोगों का वर्गीकरण किया जाना अनुचित है। अनुचित है, ठीक है ना। परंतु प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, परंतु प्रदेश जिसमें वे रहते हैं या वे जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, वह स्थान कभी नहीं बदलता। वह स्थान कभी नहीं बदलता है। अर्थात व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर भी, अर्थात व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर भी, अलग अलग स्थानों पर भी उसी मूल निवास स्थान के आधार पर उसी मूल निवास स्थान के आधार पर जाना जाता है। उसी मूल निवास स्थान के आधार पर जाना जाता है। अतः लोगों का वर्गीकरण, अतः लोगों का वर्गीकरण प्रदेश जहाँ वे रहते हैं, प्रदेश जहाँ वे रहते हैं के आधार पर किया जाना सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बेटा ये मैंने आपके पूरे प्रश्न का आंसर आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है ना। अब एक बार इस पूरे आंसर को आप ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए क्या लिखा है मैंने प्रश्न, जिन लोगों से आप प्राय मिलते हैं उनको आप किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो आपके सामने बेटा लोगों को वर्गीकृत करने के 4 आधार बताए गए हैं प्रश्न में। कौन कौन से आधार बताए हैं?
एक तो ड्रेस, दूसरा मातृभाषा, तीसरा प्रदेश जहाँ वे रहते हैं, और चौथा आर्थिक स्तर। तो अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए ड्रेस, मातृभाषा और आर्थिक स्तर। वर्गीकरण के उपरोक्त तीनों आधार कैसे हैं, परिवर्तनीय हैं। ये आधार बदल सकते हैं, सुन लिया ना, ये आधार परिवर्तनीय हैं। अतः इन आधारों पर लोगों का वर्गीकरण करना उचित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बदल सकते हैं। आगे चलिए, कोई व्यक्ति जो आज गरीब है वो कल अमीर हो सकता है। किसी व्यक्ति की मातृभाषा, मान के चलिए वो आज किसी भाषा को बोलता है, वो किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गया, वहाँ के लोगों से मिला जुला, तो उनके साथ मिलने से उसकी खुद की वहाँ की भाषा परिवर्तित हो सकती है। और बेटा इसी प्रकार ड्रेस भी एक परिवर्तनीय वर्गीकरण का आधार है। इसमें भी ड्रेस व्यक्ति अपने प्रदेश के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता में वो रह रहा है, इस आधार पर बदल सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का ये हुआ कि हम जिन लोगों के साथ प्राय मिलते हैं, रहते हैं, उन लोगों का वर्गीकरण ड्रेस, मातृभाषा और आर्थिक स्तर के आधार पर किया जाना अनुचित है। लेकिन बेटा एक और वर्गीकरण का आधार यहाँ पे बता रखा है, प्रदेश जहाँ वे रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि परंतु प्रदेश जिसमें वे रहते हैं या वे जहाँ के मूल निवासी हैं, वह स्थान कभी नहीं बदलता है। अर्थात व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर भी उसी मूल निवास स्थान के आधार पर जाना जाता है। अतः लोगों का वर्गीकरण प्रदेश जहाँ वो रहते हैं के आधार पर किया जाना उचित है, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में केवल ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताए। अगले 1-2 दिन के अंदर आपका ये पूरा का पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इस पाठ में बेटा एक तो अपन ने द्विनामकरण पद्धति के नियम पढ़े थे, एक अपन ने टैक्सॉन के बारे में पढ़ लिया, तीसरी चीज़ अपन ने 2 जंतुओं और 2 पादपों का टैक्सॉन के द्वारा संपूर्ण वर्गीकरण पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अभी बेटा इस पाठ के अंदर कुछ प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है ना। मुश्किल से 1 या 2 दिन में आपका ये पहला पाठ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन बच्चों को बायोलॉजी लेनी है वो निरंतर इन वीडियो को देखते रहें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।